अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अगर आज उसे कोई कहता कि दुनिया सिर्फ अमीर लोगों की है तो वो इन सब पर हंसती, जबकि एक वक्त था जब वो इन सब बातों पर ईमान ले आई थी। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसको मिली थी। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला था। जहाँ अमीरों तक को सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ एक छोटे से मोहल्ले की गरीब लड़की कैसे पहुँच सकती है। ये लोगों की ज़ुबानें थीं, मगर जिसके साथ दो जहानों के मालिक की रहमत और माँ बाप की दुआ हो, उसे भला कौन हरा सकता है। उसे आज भी याद था वो दिन जब अब्बा बिस्तर मर्ग पर थे और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त सिर्फ वो थी जिसने दिन रात एक करके घर संभाला था। अम्मा तो खुद बीमार रहती थीं। तब अब्बा ने कहा था, नूर तुझे इस ज़िंदगी में ही अजर मिलेगा। नूर मेरी बच्ची, मेरी इस दुनिया से जाने के बाद तूने बिखरना नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखा देना है कि तू नूर है, तेरी ज़ात मेरा गरूर है। अब्बा ऐसे न बोलो, नूर ने रोते हुए कहा था। नूर मेरी बच्ची, अपने नाम की तरह अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी को रोशन रखना। नूर, नूर कहाँ है तू। अम्मा की आवाज़ पर वो यादों के भंवर से वापस आई थी। अब उसको जल्दी से ये खुशखबरी अम्मा को सुनानी थी। आज यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन था। वो तैयार होकर आई तो अम्मा किचन में मसरूफ़ थी। नूर कैसे जाएगी तू स्कूल। राशिदा बेगम ने कहा, स्कूल नहीं अम्मा, यूनिवर्सिटी। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ वही मोआ, स्कूल है तो पढ़ने की जगह, फिर नाम अलग अलग क्यों। नूर अम्मा की बात पर मुस्कुरा दी। वो जानती थी अम्मा ने तो उसके कॉलेज को भी स्कूल कहा था, ये तो फिर यूनिवर्सिटी है। हाँ तो कैसे जाएगी तो उन्होंने फिर पूछा। अम्मा स्टॉप तक पैदल चली जाऊंगी, फिर बस पर, उसने जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा। अच्छा खैरियत से जाना। अम्मा ने उसके सर पर प्यार करते हुए उसे रवाना किया। यूनिवर्सिटी की दुनिया तो किसी फेरी टेल जैसी थी। वो आंखें फाड़े इधर उधर घूर रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आई। बात सुनो, क्या तुम भी फ्रेश स्टूडेंट हो। हाँ, नूर ने जवाब दिया। चलो जल्दी यहाँ से। उस लड़की ने नूर का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है और तुम कौन हो, हम क्यों भाग रहे हैं, नूर ने पूछा। मेरा नाम मेहरमा है, मेहर ने रुककर कहा। उसकी सांस फूली हुई थी। दरअसल वो सीनियर से और हमारी तरफ आ रहे थे, शायद रैगिंग करने। मेहरमा बहुत अच्छा नाम है और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे मेरा नाम नूर है। नूर, अच्छा तो मुझे सिर्फ मेहर भी बुला सकती हो, मेहर ने मुस्कुराकर कहा। ओके, नूर ने थम्स अप का इशारा करते हुए जवाब दिया। वैसे तुम किस डिपार्टमेंट से हो। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से। और तुम, मेहर ने पूछा। मैं भी फार्मेसी की ही हूँ, नूर ने चहकर कहा। तो फिर फ्रेंड्स, मेहर ने कहा। फ्रेंड्स, नूर ने इतने जोश में जवाब दिया कि इर्द गिर्द के लोग उन्हें घूरने लगे। इन दोनों ने एक जानदार कहका लगाया और वहाँ से चल दी। सिकंदर बेटा, उठ गए तुम, इतनी जल्दी क्या थी, रात भी देर से सोए थे, अब आराम कर लेते, फरहा बेगम ने बेटे के थके हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। सिकंदर ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। थकन कैसी अम्मा, भला बहन की शादी हो और भाई थक जाए, ऐसा हो सकता है। सिकंदर 3 बहनों का इकलौता भाई था। बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उस पर थी, तो वो कैसे सोच सकता था। वो जिस कदर हैंडसम और चार्मिंग था, उससे ज़्यादा ज़हीन और जिम्मेदार था। अम्मा अभी मैं बारात की तैयारी में मसरूफ़ हो जाऊँगा, अगर कोई काम है तो बता दो ना, तेरे होते हुए मुझे क्या फ़िक्र। फिर फरहा बेगम ने नाज से कहा। माँ के लहजे का फ़ख्र ही तो उसकी सारी थकन को दूर कर देता था। और वो उनके सर पर बोसा देकर वहाँ से चल दिया। आज उसको यूनी आते हुए 1 हफ्ता होने को था। सब टीचर्स उससे खुश थे। उसने बहुत कम वक्त में सब पर जाहिर कर दिया था कि वही स्कॉलरशिप की हकदार थी। उसकी कारकर्दगी की धूम पूरे डिपार्टमेंट में फैल चुकी थी। सब उस्ताद चाहकर भी अब तक उसके किसी भी काम में गलती ना निकाल सके थे। इन सबको मालूम था कि अब सिर्फ सिकंदर ही इस लड़की की जहानत को चैलेंज कर सकता है। नूर, नूर, मेहर ने बेहद जोश से नूर को बुलाया था। क्या आफत आ गई है, उसने चिढ़कर जवाब दिया। यार तुमने सर अफान को देखा, आज वो कितने हैंडसम लग रहे थे, मेहर ने चहक कर कहा। खुदा का खौफ करो मेहर, तुम लेक्चर नोट करने के बजाय सर अफान को नोट कर रही थी। नूर ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। यार नूर, अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम ये बताओ, क्या सर अफान खूबसूरत नहीं है क्या। वेल हैं तो, नूर ने जवाब दिया। यही तो मैं बोल रही हूँ, मेहर ने आंख मारते हुए कहा। सुधर जाओ लड़की, शर्म करो, वो हमारे उस्ताद हैं। वो अभी बात कर रही थी कि उनके सीनियर उनकी बात सुनकर उनके पास रुक गई। क्यों गर्ल, सर अफान के बारे में बात हो रही है। नूर ने घबराकर मेहर की तरफ और फिर उस लड़की की तरफ देखा। अरे घबराओ मत, मेरा नाम ज़ोहरा है, मैं दरअसल तुम्हारे पीछे वाले टेबल पर बैठी थी। उन्होंने मुड़कर इस खाली टेबल को देखा जहाँ आधी कोक की बोतल पड़ी हुई थी। असल में तुम लोग सर अफान के बारे में बात कर रहे थे, जिससे मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब हम फ्रेशर थे। मगर एक मिनट, अभी तो तुम लोगों ने सर सिकंदर को नहीं देखा। सर सिकंदर, अरे वो केमिस्ट्री वाले सर, आजकल अपनी बहन की शादी की वजह से लीव पर हैं। अच्छा अच्छा, दोनों ने यकजबान होकर कहा। क्या वो सर अफान से भी ज़्यादा हसीन है।
مہر نے پوچھا، ارے لڑکی کیا بات کر رہی ہو؟ سر عفان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، زہرا نے جواب دیا۔ مہر اس قدر جوش میں کرسی سے اٹھی کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی گود میں نور کا اسائنمنٹ تھا جو اس نے آج لازمی سر عفان کو جمع کروانا تھا۔ یار وہ دلہن کا بھائی ہے نا، کتنا ہینڈسم ہے نا، ایک بے لاگ تبصرہ شاہد دلہا کی کسی کزن کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں بہت پیارا ہے، وہ لگ بھی بہت پیارا رہا تھا۔ گولڈن اور سلور کمبینیشن کی شیروانی پہنے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماتھے پر گرتے بال اس کے حسن میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ وہاں موجود لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سر جھکائے سر عفان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی مس نور، آپ کی اسائنمنٹ کہاں پر ہے؟ عفان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل سر اگر آپ مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، نور نے سر جھکا کر کہا۔ میں آپ کو فیور کیوں دوں مس نور، جبکہ آپ کے سامنے ہی میں نے پچھلے ہفتے سارم کو بھی سزا دی تھی، عفان نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ مگر سر صرف ایک بار مجھے لاسٹ چانس دیں، پھر دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، نور نے سر جھکا کر کہا تھا۔ جی مس نور، آپ کو ایک چانس تو ملے گا مگر سزا کے ساتھ، عفان نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ اسائنمنٹ اب 5 بار بنانا ہوگی اور وہ سوال بھی اس میں شامل ہیں جو باقی کلاس کو معاف تھے، وہ بھی 2 دن میں۔ مگر سر صرف 2 دن میں کیسے؟ تو کیا میں آپ کی مارکس شیٹ پر 0 مارکس لگا دوں؟ عفان نے لٹ مار انداز میں کہا۔ نو سر، آئی ول ڈو اٹ، نور نے جواب دیا۔ اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں، عفان کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رخصتی کے بعد وہ بظاہر تو پرسکون تھا مگر اس کے دل کا صرف اس کا خدا ہی جانتا تھا حال۔ شادی میں ہر ایک نے اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے باپ کا فرض بہت اچھے سے نبھایا تھا، مگر کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ آج بھائی کے دل پر کیا گزری تھی جس نے ابھی ابھی اپنی بہن کو رخصت کیا تھا۔ وہ اپنے رب کا اس قدر شکر گزار تھا کہ آج اس نے اسے اور اس کی ماں کو سب کے سامنے سرخرو کر دیا تھا جنہوں نے ان سے ناتا توڑ لیا تھا۔ اپنے نام کی طرح آج پھر سکندر کی جیت ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا کیونکہ آج اسے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سکون کی نیند لینا تھی۔ فرح بیگم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی بے انتہا لاڈلی بھی۔ جب ان کی شادی میجر اشرف سے ہوئی تو انہوں نے خود کو بے حد بدل لیا۔ اب وہ ضد کرنے والی فرح نہیں رہی تھی بلکہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ان کی اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ وہ ایک جانباز فوجی کی بیوی ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا سکندر تھا۔ بڑی 2 بیٹیوں کا نام عائشہ اور عائزہ تھا، پھر سکندر اور سب سے چھوٹی فائزہ۔ ابھی فائزہ صرف 2 سال کی تھی جب میجر اشرف کو جنگ کے لیے جانا پڑا۔ ویسے تو فرح بیگم بہت زیادہ حوصلے والی تھی مگر نہ جانے کیوں اس مرتبہ ان کا دل ڈر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اشرف صاحب واپس تو آئے لیکن شہادت کا رتبہ لے کر۔ اس وقت سکندر صرف 10 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ تو رشتہ دار مدد کرتے رہے لیکن پھر ان کی نظریں اور ان کے تانے فرح بیگم کی انا کو چھلنی کرنے لگے۔ وہ ایک شہید کی بیوہ تھیں، وہ کیسے اپنی عزت اور انا کو داؤ پر لگا سکتی تھیں؟ اسی عزم کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود لے لی۔ دن رات کی انتھک محنت اور فاقوں کی زندگی کاٹنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں ڈاکٹر تھیں اور بیٹا ایک نامور یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ فائزہ ایک نامور وکیل تھی۔ بڑے دونوں بیٹیوں کی شادی وہ پہلے ہی کر چکی تھیں اور آج وہ فائزہ کے فرض سے سبکدوش ہو گئیں۔ ویسے تو ان کے سارے ہی بچے بہت زیادہ لائق تھے مگر ان کی سب تکلیفوں کا اجر انہیں سکندر کی صورت میں ملا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح سکندر تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر سے اس نے ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ فرح بیگم آج فخر سے یہ کہہ سکتی تھیں کہ وہ میجر اشرف کی بیوہ ہیں، وہ میجر اشرف جنہوں نے وطن کی عزت پر آنچ نہ آنے دی تھی، اور فرح بیگم نے میجر اشرف کی عزت اور انا پر آنچ نہ آنے دی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ راشدہ بیگم نے کئی مرتبہ اس کو کھانے کے لیے آواز دی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کو اب تک مہر پر غصہ آ رہا تھا، حالانکہ اسٹاف روم سے نکلتے ہی وہ مہر کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی۔ مہر کی بچی، اب تمہیں چین مل گیا؟ تمہارے ان خوبصورت سر عفان نے میری اچھی خاصی کلاس لی، پھر بھی ان کو چین نہیں ملا، اس لیے انہوں نے مجھے 5 بار اسائنمنٹ کرنے کے لیے دے دی، نور نے مہر کو گھڑتے ہوئے کہا، اور نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ مہر کو جان سے مار دے جس نے اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس کی اسائنمنٹ کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اگر مہر پہلے ہی اپنی اسائنمنٹ جمع نہ کروا چکی ہوتی اور یقیناً نور اس کی اسائنمنٹ چھین لیتی، لیکن اب اس مارے بندھے خود ہی یہ کام کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دن رات بھی لگا دے تو بھی 2 دن میں اسائنمنٹ بنانا ناممکن ہے، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ کوشش کرے۔ سو اپنا کھانا پینا بھول کر شام سے بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اے لڑکی، تیرے اسکول والے تجھے کچھ زیادہ ہی کام دینے لگ گئے ہیں، راشدہ بیگم غصے سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ نہیں اماں، یہ تو غلطی تھی، اسی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے، اس نے بنا سر اوپر کیے جواب دیا۔ ہائے، کیا تیرے ماسٹر نے تجھے چھڑی سے مارا ہے؟ اماں نے لہجے میں فکر مندی سموئے ہوئے پوچھا۔ نہیں میری پیاری اماں، نور نے مسکرا کر جواب دیا، اصل میں انہوں نے مجھے 5 مرتبہ
स्कूल का काम लिखने को कहा है। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुझे मारा है। तू लिख लिया कर, कब से बैठी दिख रही है। राशिदा बेगम ने इत्मीनान से कहा। नूर उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर रह गई। नहीं अम्मा, अभी तो एक मरतबा भी पूरा नहीं हुआ। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए जवाब दिया। चल छोड़ो ये मुआ स्कूल का काम और उठकर खाना खा, अम्मा ने तहकम भरे लहजे में कहा। वो जानती थी कि अब अम्मा उसे खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगी, इसलिए बिना कुछ कहे खाना खाने के लिए उठ खड़ी हुई। पूरे 10 दिन की छुट्टी के बाद वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ा था। फराह बेगम ने नाश्ता देते उसकी नज़र उतारी थी। वो था ही ऐसा कि जब भी वो ज़रा सा तैयार होता तो उसकी नज़र उतारने की ज़रूरत पड़ती थी। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद ही वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। पहला लेक्चर उसी का होता था और उसने तो अब तक नए आने वाले स्टूडेंट्स की एक भी क्लास नहीं ली थी। वो नहीं चाहता था कि नई क्लास पर उसका बुरा इंप्रेशन पड़े, इसलिए वो जल्दी जल्दी अम्मा को सलाम करते घर से निकल गया। सारी रात जाकर असाइनमेंट बनाने के बाद वो बमुश्किल 1 घंटा ही सोई होगी कि अलार्म बज उठा। वो हड़बड़ाकर उठ गई। सारी रात जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो उठी और जल्दी से फ्रेश होने चली गई। सारी रात मेहनत के बावजूद भी उसकी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं हुई थी। अब बाकी की असाइनमेंट वो लाइब्रेरी में बैठकर मुकम्मल करने का इरादा रखती थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल खड़ी हुई, क्योंकि अगर उसकी बस छूट जाती तो उसे रिक्शे के इजाफी पैसे भरने पड़ते। सिकंदर कब से तंग गली में से अपनी बाइक गुजारने की कोशिश कर रहा था। उसने अम्मा को कितनी मरतबा कहा था कि अब ये मोहल्ला छोड़कर किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए, मगर अम्मा ये मोहल्ला और घर छोड़ने को हरगिज़ तैयार ना थी। इसलिए तो गुंजाइश होने के बावजूद भी उसने अब तक गाड़ी नहीं खरीदी थी। वो अपनी कोशिश से शदीद कोफ्त का शिकार हो चुका था और सोने पे सुहागा ये कि उसकी बाइक का टायर खड्डे में अटक गया। उसने अपनी बाइक को ज़ोर से रेस देना शुरू किया। अपनी सरकत से वो खुद भी झुंझला गया था। तभी उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो एक लड़की उसे अजीब नज़रों से देखते हुए गुजर रही थी, जैसे कि वो कोई जोकर हो। अल्लाह अल्लाह करके उसकी बाइक खड्डे से निकली तो उसने शुक्र का सांस लिया। नूर को कब से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेज तेज कदम उठाते बस स्टॉप पर पहुंची थी। बस में सवार होकर उसने शुक्र का सांस लिया, मगर साइड मिरर में उसे पीछा करने वाले इंसान को देख उसके हवास गुल होने लगे। उसने आंखें मूंदकर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसे मुमानी की वो तमाम बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने कल अम्मा को की थीं। ए राशिदा, मैंने सुना है कि तेरी लड़की यूनिवर्सिटी जाने लग गई है, ध्यान रखना कहीं हाथ से ना निकल जाए। और अम्मा ने कितने मान से कहा था, मुझे अपने खुदा और अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। मेरी बेटी नूर है, इसलिए मुझे उससे शर की उम्मीद नहीं। नूर की आंखों में इस वक्त आंसू थे। जब बस यूनिवर्सिटी के सामने रुकी तो उसने डरते डरते आंखें खोलीं। अब वो बाइक वाला वहाँ नहीं था। नूर ने शुक्र का सांस खारिज किया और तेज तेज कदम उठाते हुए लाइब्रेरी की तरफ चल दी। वो सुबह जब से आया था स्टाफ रूम में बैठे सब टीचर सिर्फ एक ही स्टूडेंट की तारीफ कर रहे थे। अब तो उसको भी नूर हयात से मिलने का इश्तियाक था। वो हैरान था कि इस कदर ज़हीन लड़की के पहले 2 हफ्तों में ही उसने सब टीचर्स को अपना गरुईदा बना लिया। लेक्चर की बेल होने पर वो स्टाफ रूम से उठा और क्लासरूम की तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर सिकंदर है और मैं आप सबको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पर्सनल रीज़न की वजह से मैं कुछ दिन लीव पर था और आज मेरी आपके साथ पहली क्लास होगी। चलें अब आप लोग बारी बारी अपना तारुफ करवाएं। सब स्टूडेंट ने बारी बारी अपना तारुफ करवाया। जब सब स्टूडेंट तारुफ करवा चुके तो उसने पूछा, आप में से नूर हयात कौन है? और उसकी बात पर महर खड़ी हो गई और उसने उसको बताया कि नूर 2 दिन के लिए लीव पर गई है। ओके चले क्लास शुरू करते हैं, सिकंदर ने संजीदगी से कहा और पढ़ाने में मसरूफ़ हो गया। वो जब से यूनिवर्सिटी आई थी हर तरफ बस सिकंदर सिकंदर सुन रही थी। वो लाइब्रेरी में बैठी थी तब भी उसके साथ वाली लड़कियां बोल रही थीं कि आज सर सिकंदर आ गए हैं। इस सिकंदर नामे पर अब वो कोफ्त का शिकार हो चुकी थी। वो उकताकर कैंटीन में आ गई। तभी उसे अपनी तरफ महर आती हुई दिखाई दी। उसने सुकून का सांस लिया कि चलो अब महर से थोड़ी देर बात करके वो ताज़ा दम हो जाएगी। अरे नूर, तुम यहाँ? तुम तो 2 दिन की लीव पर गई थी ना? तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई? महर ने हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलना शुरू की। लड़की, सांस तो लो, बताती हूँ, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ज़रा लाइब्रेरी से कुछ किताबों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आज यूनिवर्सिटी आ गई, मगर मेरी असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं आज कोई भी लेक्चर नहीं लूँगी। नूर ने इत्मीनान से जवाब दिया। हाँ, अच्छा हो गया कि तुम आज आ गई। तुम्हें पता है आज पहली क्लास सर सिकंदर की थी। यार मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा हसीन है। नूर ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा। महर, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। सुबह से सिकंदर नामा सुन सुनकर मेरा सर दर्द करने लग गया है। अब अगर तुमने ये चालू किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नूर ने निहायत लठमार अंदाज में उसे जवाब दिया था। उसके बिगड़े तेवर देखकर महर ने चुप रहने में ही आफियत जानी।
ओके, बिगड़े तेवरों की रानी नहीं करती सर सिकंदर की बात, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं वो किस कदर हसीन है। मेहर अपनी आदत के मुताबिक एकदम जोश से बोली। नूर ने घूरकर उसकी तरफ देखा तो मेहर किसी बच्चे की तरह अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। नूर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। सर अफान, मैंने सुना है कि आपने नूर को सजा दी है। सर अली ने अफान से पूछा। अफान ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, वो उसकी पहली गलती थी। अगर उसको पहली दफ़ा ही छोड़ दिया जाता तो शायद वो आइंदा भी गलती करती। वैसे बात तो आपकी ठीक ही है, लेकिन वो क्लास की सबसे होनहार तालबा है, इसलिए अगर उसे पहली बार छोड़ दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था, अली ने कहा। सिकंदर उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। सर, होनहार तालबा ही इसलिए तो मैंने उसको सज़ा दी है। अगर उसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो शायद मैं माफ़ कर भी देता। सर अली ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। सिकंदर ने दिल में अली की बात की तायीद की थी। सारा दिन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बनाने के बाद वो सुबह वाला वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। जब उसने उसी बाइक वाले इंसान को दोबारा अपना पीछा करते देखा तो वो डर गई। खौफ उस पर नए सिरे से तारी हो गया था। घर आकर उसने सोचा कि क्यों ना वो माँ को सारी बात बता दे। फिर उसने ये सोचकर बात नहीं की कि पहले उसे तस्दीक कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि ये उसका वहम हो और वो इंसान उसका पीछा ना कर रहा हो। अगली सुबह जब वो घर से निकली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फिर से उसका पीछा कर रहा हो। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो असाइनमेंट बनाने में इस कदर खो गई कि सुबह वाला वाक़या फिर से भूल गई। अल्लाह अल्लाह करके उसकी असाइनमेंट पूरी हो गई थी। उसने सुकून का सांस लिया और घड़ी की तरफ देखा। यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हुए 1 घंटा गुजर चुका था। इस वक्त ना तो वो असाइनमेंट जमा करवा सकती थी और ना ही बस में सवार हो सकती थी, क्योंकि उसकी बस कब की निकल चुकी थी। वह अकेले घर जाने से डर रही थी। उसने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शे में बैठ गई। जब तवक्को के बरअक्स कोई उसके पीछे ना आया तो उसने सुकून का सांस खारिज किया। आज बेशक वो घर जाकर अपनी नींद पूरी करने वाली थी, क्योंकि 2 दिन की अनथक मेहनत के बाद आखिर उसने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली थी। सिकंदर, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, फराह बेगम ने उसके पास बैठते हुए कहा। यकीन जाने माँ, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा तो बनाने से ही बनता है बेटा, फराह बेगम ने नरमी से जवाब दिया। मेरी प्यारी अम्मा, जैसे ही मेरा इरादा बना तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक आप मुझसे इस बारे में बात ना कीजिए, उसने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया। फराह बेगम ने फिर से उसे कोई बात ना की। वो सुबह से इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि अम्मा को बताए कि नहीं। उसने बहुत हिम्मत मुजतमा करके माँ से बात करने की ठानी। फिर जब उसने माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। माँ को बाद में बताने का इरादा करते हुए वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल खड़ी हुई। आज फिर वो इंसान उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। उसको पहले ही यूनिवर्सिटी से देर हो चुकी थी। अब वो तेज तेज कदम उठाते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। ये देख करके वो इंसान अब उसका पीछा यूनिवर्सिटी तक कर रहा था। उसके हाथ पांव पसीने से भीग गए। वो इंसान उसका मुसलसल पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि वो क्लास के करीब पहुँच गई। वो तब भी उसके पीछे ही था। उसने मुकम्मल इरादा कर लिया था कि आज वो इस इंसान को नहीं छोड़ेगी। आखिरकार वो अपनी क्लास में है और इसकी क्लास के स्टूडेंट उसका भरपूर साथ देंगे। वो क्लासरूम में दाखिल हुई तो हर कोई खुशगपियों में मसरूफ़ था। चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो इंसान क्लास में दाखिल ना हो, लेकिन खौफ से उसकी आंखें खुली रह गईं जब वो इंसान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्लास नूस खुशगपियों में मसरूफ़ थी। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो इंसान पूरी क्लास में नज़रें घुमा रहा था जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वो अपनी जगह से उठी और उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मारा। तुम जलील इंसान, मैं तुम्हें 3 दिन से नोट कर रही हूँ। पहले तो तुम सिर्फ पीछा करते थे और आज मेरी क्लास में भी घुस आए। सारी क्लास उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। वो किसी शेरनी की तरह धाड़ रही थी। सारी क्लास को जैसे सांप सूंघ गया था। उसी वक्त क्लास में मेहर दाखिल हुई। मे आई कम इन सर? मेहर ने नज़रें झुकाए हुए पूछा, लेकिन फिर एकदम क्लास का मंजर देखकर वो कुछ समझ ना पाई। तमाम स्टूडेंट्स हैरान और परेशान अपनी जगह पर खड़े थे। स्टेज के बिल्कुल दरमियान सर सिकंदर और नूर खड़े थे। मेहर अभी तक सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। एकदम पीछे से आवाज़ आई, नूर, ये तुमने क्या किया? तुमने सर सिकंदर को थप्पड़ मार दिया। नूर की आंखों में हैरानी उमड़ आई। उसने नज़र उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। दोनों की आंखें चार हुईं और सिकंदर के दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी, सजनी, मैं हारा तुझसे। आप सर सिकंदर हैं? नूर ने हैरानी और खौफ के मिले जुले लहजे में पूछा। सिकंदर की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। आउट, निकल जाओ इस क्लास से। सिकंदर बोला नहीं, चिल्लाया था। वो आंसू बहाती हुई क्लास से बाहर निकल गई। शर्मिंदगी उस पर इस वक्त इतनी तारी थी कि वो कुछ सोचे समझे बिना बाहर की तरफ भागी। वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी। उसके जाने के बाद सिकंदर भी वहाँ नहीं रुका था।
वो दरवाजे को पूरी कोस से बंद करता हुआ क्लास से बाहर निकल गया। उसको सीधा अम्मा के पास जाना था क्योंकि अब उसका इरादा बदल गया था। इस वाक़ये के पूरे एक हफ्ता गुजर चुका था। वो पूरे एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। महर भी कई मर्तबा उससे मिलने आ चुकी थी। वो किसी से भी नहीं मिल रही थी। उसने अम्मा को भी अपनी बीमारी का बहाना बनाया था। अम्मा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सिकंदर ने जैसे धमाका किया था। फराह बेगम हैरान हो गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया, मगर वो खुश भी थी। ठीक है बेटा, मैं जल्दी लड़कियां देखना शुरू कर देती हूँ। अम्मा, लड़की मैं देख चुका हूँ। फराह बेगम हैरान रह गई, मगर अपने बेटे की खुशी में खुश थी। अब वो उनको अपनी सारी शर्तें बता रहा था। आज सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। शाम में अम्मा उसके पास आई। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। नूर, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ते के बारे में सुनकर वो साकित रह गई। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे की खुशी देखकर वो कुछ बोल ना पाई। अपनी अकल का इस्तेमाल करके वो पहले भी एक गलती कर चुकी थी, सो अब उसने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए। अम्मा शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। शर्त यही थी कि निकाह अभी होगा। 2 दिन में रुखसती उसकी डिग्री ख़त्म होने के बाद होगी। और फिर देखते ही देखते निकाह का दिन भी आ गया। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त वो जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली थी। निकाह के बाद वो कमरे में बैठी थी जब अम्मा ने उसको बताया कि सिकंदर से उससे कुछ बात करना चाहता है। उसके तो हाथ पांव पसीने से भीग गए थे। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। नूर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सिकंदर ने नूर का हाथ पकड़ा। नूर के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। उसके नरम हाथ को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए वो बोला, यही वो हाथ है ना जिससे तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। अब अपने इसी हाथ से तुम मेरे गाल को सहलाओगी। नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कम ऑन, जल्दी करो, अभी तो सिर्फ हाथ सहलाने को कहा है। मगर उसके ज़ुमैनी बात पर नूर का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने जल्दी से सिकंदर के हुक्म की तामील की। सिकंदर उसकी बेबसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। गुड गर्ल, अब से तुम्हें मेरी सारी बातें मानना है। अब गौर से सुनो, तुम्हें इस घर से मेरे बगैर निकलने की इजाज़त नहीं है। तुम सुबह सिर्फ मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा सकती हो। मेरे बगैर अगर तुमने कहीं जाने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। नूर की आंखें भीग रही थीं। अरे, तुम इतनी जल्दी रोने लग गई। इन आंसुओं को संभाल कर रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे, सिकंदर ने चुपते हुए लहजे में कहा। वो सिकंदर की आंखों में अपने लिए नफरत देख सकती थी। उसकी बेबसी पर वो कहका लगाकर हंसा था। फिर उसके हाथ की पुश्त पर इंतकाम की मोहर जब्त करता उठ खड़ा हुआ। सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए लेने आऊँगा, तैयार रहना, तीखे लहजे में कहता हुआ कमरे से निकल गया। उसके जाने के कितनी देर बाद तक वो अपने हाथ पर उसका लम्स महसूस करती रही थी। वो लम्स जो इंतकाम की शिद्दत से भरा हुआ था। 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। ये तो वो जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली थी। सारी रात उसने खुद साख्ता अजियत में काटी थी। अपने छोटे से घर की निहायत मामूली कमरे में वो आज बेबसी की इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये वही कमरा था जो उसके सुकून की वाहिद पनाहगाह था, और आज उसको सबसे ज़्यादा घुटन अपने उसी कमरे में हो रही थी। उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी गलती इतनी बड़ी तो ना थी कि वो किसी के इंतकाम का निशाना बनती। अब उसे सिर्फ सब्र करना था। वो जानती थी कि सब्र ही उसे सुरखरू कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नींद सिकंदर की आंखों से कोसों दूर थी। वो खुश था, बेइंतहा खुश। एक बार फिर जो उसने चाहा था हासिल कर लिया था। वो निहायत इत्मीनान से लेटा आगे का लाया अमल तैयार कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये चमक जैसी भी थी, मगर इंतकाम की तो हरगिज ना थी। सारा प्लान तैयार कर लेने के बाद अब वो पुरसकून होकर सोने की तैयारी करने लगा। नूर हयात से नूर सिकंदर तक का सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए अपने ख्याल में नूर को मुखातिब करते हुए कहा। रात देर से सोने की वजह से नूर की आंख अभी तक नहीं खुली थी। अम्मा उसको 2-3 मरतबा जगाकर जा चुकी थी, मगर वो ढीठ बनकर लेटी रही। उसने सोच लिया था कि वह सिकंदर के साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। उसके जाने के बाद वो खुद ही चली जाएगी, इसलिए उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाया। मगर वो भूल गई थी कि सामने वाला सिकंदर है। अरे वाह अम्मा, देखो आज भाई कुछ ज़्यादा ही एहतमाम से तैयार हुए हैं, फायजा ने सिकंदर को चिढ़ाते हुए कहा। मगर आज सिकंदर चिढ़ने के बजाय मुस्कुरा दिया था। फायजा ने हैरान होते हुए भाई को देखा। उसने हमेशा सिकंदर को संजीदा ही देखा था, मगर आज उसके चेहरे की रौनक अलग थी।
फरहा बेगम ने भी उसकी खुशी को महसूस किया था और जल्द ही आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारी। जिंदगी भर तकलीफें झेलने के बाद अब इन्हें यकीन था कि दायमी खुशियां इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी हैं। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, पहले ही देर हो गई है, माँ के सामने दुआ के लिए सर झुकाते हुए बोला। फायजा अभी भी उसको ही देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी फायजा के बालों की पोनी को हल्का सा खींचते हुए खुदा हाफिज कहते बाहर निकल गया। नूर के घर के सामने बाइक रोकते हुए उसके चेहरे के नरम तासरात यकलख्त सख्त हो गए। जब वो अंदर आया तो राशिदा बेगम ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वो उसको चाय पेश करके नूर को बुलाने कमरे में गई। नूर ने इन्हें तबीयत खराबी का बहाना करके टाल दिया। सिकंदर पहले से ही जानता था कि वो ऐसा ही कुछ बहाना करेगी, इसलिए राशिदा बेगम से इजाज़त लेकर खुद उसे बुलाने चला गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो चादर मुंह तक ताने लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम बोली, अम्मा चला क्या वो खड़ूस? नहीं, अभी तक तो नहीं, तुम्हें लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सिकंदर की आवाज़ सुनकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसने सख्ती से अपनी आंखें मीच लीं, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, सिकंदर ने उसके ऊपर से चादर खींचते हुए सख्त लहजे में कहा। मगर खौफ से उसकी बंद आंखों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। नूर, अगर तुम ना उठी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि नूर फौरन ही उठ बैठी। वो जान चुकी थी कि इस अजाब से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, इसलिए जल्दी से फ्रेश होने चली गई। मगर जाने से पहले वो अपने दिल में उसे अलकाबात से नवाजना ना भूली थी। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो वो अम्मा के साथ बैठा निहायत खुश अखलाकी से बातें कर रहा था। वो उसके इस कदर मीठे लहजे को सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। किस तरह अपनी बातों से अम्मा को शीशे में उतार रहा है। नूर बुड़बुड़ाई। नूर के इस तरह बुड़बुड़ाने पर सिकंदर ने एक चुपती नज़र उस पर डाली। वो राशिदा बेगम को सलाम करता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। नूर मरे मरे कदमों से उसके पीछे चल दी। वो बाइक चला नहीं, उड़ा रहा था। नूर मुश्किल से खुद को संभाले बैठी थी। उसको अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर वो खुद पर जब्त किए बैठी थी। वो रोकर उस शख्स पर खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो लड़की, सिकंदर ने निहायत गरजदार लहजे में कहा, जिस तरह तुमने पूरी क्लास के सामने मुझे तमाचा मारा था, बिल्कुल उसी तरह अब तुम्हें पूरी क्लास के सामने मुझसे माफ़ी मांगना होगी। और एक और बात याद रखना, यूनिवर्सिटी में किसी को भी हमारे निकाह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बाइक एक झटके से रुकी थी। अब यहाँ से तुम खुद पैदल जाओगी। सिकंदर ने उसको यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर उतार दिया था। यहाँ से उसका डिपार्टमेंट काफ़ी दूर था, जबकि उसकी बस उसको उसके डिपार्टमेंट के सामने उतारती थी। मगर मेरा डिपार्टमेंट यहाँ से काफ़ी दूर है, नूर ने निहायत मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। वो तुम्हारा मसला है, लठमार अंदाज में कहता हुआ वो बाइक एक झटके से स्टार्ट करता उससे काफ़ी आगे निकल गया। उसकी सफाकी पर नूर तिल मिलाकर रह गई। बेबसी ही बेबसी थी। उसने एक सर्द आह भरी और डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। वो तकरीबन दौड़ते हुए डिपार्टमेंट पहुंची थी। उसकी सांस फूली हुई थी। मे आई कम इन सर, उसने हाँफते हुए आवाज़ में कहा। सिकंदर जो लेक्चर दे रहा था एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। यस कम इन, सिकंदर ने कहा। मिस नूर, आप 20 मिनट लेट हैं और आप आई भी पूरे एक हफ्ते बाद हैं। आप जैसी स्टूडेंट को इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी सर। नूर ने सर झुकाकर कहा। चले, सॉरी की कोई बात नहीं, सिकंदर ने निहायत नरम लहजे में कहा। नूर ने उसके दोगलेपन पर उसको घूर कर देखा। बट आई एम रियली सॉरी सर, नूर ने एक मर्तबा फिर कहा। सॉरी किस बात के लिए बच्चे? सिकंदर ने अनजान बनते हुए पूछा। सर, वो उस दिन जो गलत फहमी में, नूर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कोई बात नहीं बच्चे, जैसा कि आपने अभी कहा है कि वो एक गलत फहमी थी, इसलिए मैंने उसका बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वैसे भी बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं। एक उस्ताद कभी भी अपने शागिर्द से नाराज़ नहीं रह सकता। सिकंदर की बात पर पूरी क्लास में तालियों का शोर गूंज उठा। सर, सिकंदर कितने अच्छे हैं। पूरी क्लास इन सरगोशियों से गूंज रही थी। नूर ने एक तल्ख निगाह उस पर डाली, जैसे कह रही हो कि तुम कितने मक्कार हो। सिकंदर ने कंधे उचकाकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ। चले मिस नूर, अब आप अपनी जगह पर चली जाएं, निहायत नरम लहजे में कहता हुआ वापस लेक्चर की तरफ मुतवज्जो हो गया। नूर तिल मिलाकर रह गई और मरे मरे कदमों से अपनी सीट की तरफ चल दी। नूर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? महर ने उससे पूछा था।
वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। हाँ, अब काफ़ी बेहतर है, नूर ने अपने तासरात पर काबू पाते हुए फ़ौरन जवाब दिया। नूर नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात से महर शक में मुब्तला हो। अच्छा, अब सिर्फ बातें करती रहोगी या मुझे कुछ खिलाओगी? नूर ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। वो इस वक्त किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। हाँ हाँ चलो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सदा की भूखी महर ने कहा। नूर ने शुक्र का सांस खारिज किया और महर के पीछे चल दी। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। वो पूरे एक हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी आई थी, इसलिए काम का बोझ भी बढ़ गया था। उसको एक साथ पूरे 7 असाइनमेंट जमा करवाने थे। काम ज़्यादा और दिन कम थे। एक के बाद एक लगातार लेक्चर लेने की वजह से उसका थकन से बुरा हाल था। लास्ट लेक्चर ख़त्म होते ही उसके मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन गूंजी थी। जहां मैंने तुम्हें सुबह ड्रॉप किया था वहीं पर आ जाओ। सिकंदर का मैसेज देखकर उसकी उलझन में मज़ीद इजाफा हुआ। नहीं, मैं बस पर चली जाऊंगी, नूर ने जवाबी मैसेज सेंड किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश है? सिकंदर के मैसेज ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो महर को खुदा हाफिज करके अपनी मंजिल की जानिब चल दी। तुम एक निहायत कम अकल लड़की हो। वो पूरी पसीने में भीगी हुई वहां पहुंची ही थी कि सिकंदर ने तल्ख लहजे में उससे कहा, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ कितनी देर इंतजार करना पड़ा। मैं तुम्हें पहली और आखिरी मर्तबा वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा खुद ही टाइम पर यहाँ आ जाना। ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हें बस में जाने की इजाज़त मिलेगी, सिकंदर ने लठमार अंदाज में कहा। नूर अपनी आदत के बरक्स खामोश खड़ी थी। चलो अच्छा है, तुम्हारी बोलती अभी से बंद हो गई, सिकंदर ने उसे चुप खड़ा देखकर कहा। जाहिल, बदतमीज, जलील कमीना, तुम्हें क्या लगता है मैं चुप हूँ? नहीं, मैं चुप नहीं हूँ। तुम और तुम्हारी ये खटारा बाइक, तुम दोनों निहायत फजूल हो। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी इस बाइक से। नूर सर झुकाए खड़ी सिकंदर को दिल ही दिल में गालियों से नवाज रही थी। उसके चेहरे के तासरात को देखकर सिकंदर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जिससे वो कमाल महारत से छुपा गया था। ए लड़की, मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ सारा दिन नहीं खड़ा रह सकता, सिकंदर ने निहायत तीखे लहजे में कहा। वो सिकंदर को घूरती हुई बाइक पर बैठ गई। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कटा था। अगर कल सुबह भी तुमने आज की तरह देर की तो मैं तुम्हें छोड़कर यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। यकीनन तुम और छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती, सिकंदर ढिठाई से बोला। नूर ने एक स्पाट नज़र उस पर डाली और बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। सिकंदर भी मुस्कुराते हुए बाइक जुन से भगा ले गया। नूर के मिड टर्म के इम्तिहानात शुरू हो चुके थे, इसलिए उसने अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ मरकूज कर दी। दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। वो रोज़ाना किसी न किसी बात पर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती किया करता था। पहले तो ये सिलसिला सिर्फ घर या सफ़र के दौरान होता था, फिर उसने क्लास में भी अच्छी खासी बेइज्जती करना शुरू कर दी। वो उसे अजीब, उल्टे और घुमाकर सवाल पूछा करता था। उसके सवालों की नोयत ऐसी होती थी कि नूर को लगता कि ये सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए है। मिसाल के तौर पर अगर किसी से ये पूछा जाए कि तुम नवंबर में पैदा हुए तो बताओ नवंबर में ही क्यों हुए, दिसंबर में क्यों नहीं? कभी कभी अगर उसके जहन में जवाब आ जाता तो घंटों बहस चलती, मगर अंजाम वही होता कि उसने गलत जवाब दिया है। और अगर वो किसी सवाल का जवाब ना दे पाती तो जवाब आता कि ज़हीन होना ही काफ़ी नहीं, फ़ायदा क्या ऐसी जहानत का आप अपनी अकल का इस्तेमाल करके एक सवाल का जवाब भी ना दे सकें। और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसके इम्तिहान बहुत अच्छे हुए थे। वो आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि सिकंदर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। सुनो लड़की, आज तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का पेपर था ना, कैसा हुआ? बहुत अच्छा, वो एकदम जोश से बोली थी। इस बात का फैसला तुम नहीं, मैं करूँगा, और इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हें कोई रियायत दूंगा, सिकंदर ने निहायत तंज भरे लहजे में कहा। सर, मुझे आपसे इस किस्म की कोई तवक्को नहीं है, नूर ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। नूर का तंज भरा जुमला सुनकर वो तिल मिलाकर रह गया। ओह, तो अब मेंढकी को भी जुकाम हुआ है, सिकंदर ने लठमार अंदाज में कहा। अल्लाह जाने इस खड़ूस को लेक्चरार किसने बनाया, हालांकि ये तो हमारे मोहल्ले का चौकीदार बनने के भी लायक नहीं। नूर ने उसकी पुश्त को घूरते हुए सोचा। इतने में सामने एक खड्डा आया और वो एकदम बाइक से उछली। अगर उसने बर वक्त सिकंदर का कंधा ना पकड़ा होता तो वो ज़रूर उछलकर नीचे गिर जाती। ए लड़की, अपनी हद में रहो, ऐसी चीप हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन सब हरकतों से बेहतर था कि तुम पढ़ाई कर लेती। ये सब करके तुम पेपर में पास नहीं हो सकती, सिकंदर ने निहायत हकारत आमेज लहजे में कहा था। आज पहली मर्तबा नूर को उसके अंदाज में नफरत महसूस हुई थी। वो बदतमीज़ था, खड़ूस था, ज़िद्दी था, मगरूर था, मगर वो इस कदर घटिया इंसान था ये उसे आज पता चला था। वो इतनी बेमोल तो ना थी कि उसकी एक छोटी सी गलती की सज़ा उसे इस तरह मिलती। इतने अरसे में आज पहली बार एक आंसू अपनी बेमायगी पर उसकी आंख से टूट कर गिरा था। वो चुप हो गई थी, बिल्कुल किसी बेजान से पत्थर की तरह जो सड़क के किनारे पर पड़ा बेबसी से अपनी कम हैसियती का तमाशा देखता है। इतने में घर आ गया था।
راشدہ بیگم جانتی تھی کہ آج اس کا آخری پرچہ تھا، اور جب بھی اس کا آخری پرچہ ہوتا تھا وہ اسکول سے بہت خوشی خوشی واپس آتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ایسا کچھ تھا کہ راشدہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، وہ ابھی اماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کی کئی دفعہ کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ آخر کار اماں نے تنگ آ کر سکندر کو فون کر دیا۔ وہ بھی ٹھیک 5 منٹ بعد ہی حاضر ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نور، دروازہ کھولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ نور کے کانوں میں یہ آواز ایسے پڑی رہی تھی جیسے کسی نے زہر پھونک رہا ہو۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جسے وہ اس وقت نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بنا سکندر کی طرف دیکھے کچن میں چلی گئی۔ اماں بھی فوراً اس کے پیچھے آئی تھیں۔ اماں، آپ نے انہیں کیوں بلا لیا؟ خواہ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں دوائی لے کر سو گئی تھی۔ انہیں خواہ ہی زحمت ہوئی ہوگی۔ تو میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی نور۔ میرا دل ڈر گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی جو اس وقت ہماری مدد کو آتا۔ میں اب ٹھیک ہوں اماں، آپ ان کو واپس بھیج دو۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اب میں ایسے بچے کو کھانا کھائے بغیر نہیں بھیج سکتی، مگر اماں کھانا تو ان کے گھر میں بھی بنا ہوگا نا۔ نور، تو نہیں سمجھتی، یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جو یہاں کھا کے جائے گا وہ اس کے نصیب کا ہوگا۔ تو اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی تو نور کی بے بسی تھی کہ وہ اب اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مڈ ٹرم کے پیپرز کے بعد انہیں پورے 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ نور نے اسے اپنے خوش قسمتی قرار دیا تھا۔ وہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں مہر کو بھی قصوروار مان رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اس دن نور کی اسائنمنٹ خراب نہ کرتی تو وہ سر سکندر کو پہلے ہی دیکھ چکی ہوتی۔ اس طرح غلط فہمی میں آ کر ان کو پوری کلاس کے سامنے تماچا نہ مارتی۔ اور قصور جس کا بھی تھا، لیکن محض غلط فہمی میں اٹھائے ہوئے اس قدم کی سزا اس قدر بھیانک تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آج پورے 1 ہفتے بعد بہت پرجوش ہو کر یونیورسٹی آئی تھی۔ جانے کیا تھا، آج تو سکندر نے اس پر کوئی طنز بھی نہ مارا تھا، مگر اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو سارا دن باقی تھا۔ آج ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا۔ وہ اپنے رزلٹ کے لیے نہایت پرجوش تھی۔ اس کا رزلٹ اس کی توقع کے بالکل عین مطابق آیا تھا۔ اس نے تمام مضامین میں شاندار نمبر حاصل کیے تھے سوائے بائیو کیمسٹری کے۔ یہ بات اس کے لیے بالکل بھی نئی نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ نور، آپ جانتی ہیں، آپ کی ذہانت کے قصے سن کر میں نے بھی آپ سے توقعات وابستہ کی تھیں، مگر آپ کا یہ نہایت بکواس رزلٹ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ سکندر نے نرم مگر طنز بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری سر، میں آئندہ زیادہ محنت کروں گی، نور نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ سکندر کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گی۔ وہ اس شخص کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ دوبارہ اس کی تذلیل کرتا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور چپ رہنے لگی تھی۔ اب تو وہ مہر کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے نور؟ جب سے تم چھٹیوں سے واپس آئی ہو بہت بدل گئی ہو، مہر نے آخر کار تنگ آ کر اس سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں مہر، بس پڑھائی کا بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں تمہیں بھی اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے، نور نے بے حد عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اصل میں اس نے اپنے اوپر بے نیازی کا خول چڑھا لیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ دن بدن وہ اپنا اعتماد کھوتی جا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنا سارا دھیان پڑھائی کی طرف لگا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی ذرا سی بھی اثر انداز ہو۔ مہر بھی اس کی توجہ نہ پا کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ راشدہ بیگم نے بھی اس کی سنجیدگی کو محسوس کیا تھا۔ یہ ان کی وہ بیٹی تو نہ تھی جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکراتی رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ نور، میری بچی کیا ہوا ہے؟ آخر کار ایک دن تنگ آ کر انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ نہیں اماں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ نور نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ادھر آ میرے پاس۔ اماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ چلتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نور، میری بچی، تو پہلے تو ایسی نہ تھی۔ پہلے اگر تجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے میرے پاس آتی تھی۔ جب تک تو اپنے دل کی بات مجھ سے نہ کر لیتی چین سے نہ سوتی تھی، اماں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں نور، جب سے تیرا نکاح ہوا ہے تو تب سے ایسی ہو گئی ہے۔ میری بچی، تجھے جو مسئلہ ہے مجھے بتا۔ اماں کی بات سن کر ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اماں سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ اس نے ساری بات شروع سے لے کر آخر تک اماں کو بتا دی۔ اماں، وہ شخص مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتا بلکہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اماں اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ تجھے کس نے کہا کہ وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا؟
वो माँ की तरफ हैरानी से देख रही थी। वो तुझसे प्यार करता है, अम्मा ने बेहद इत्मीनान से कहा। नहीं अम्मा, वो बहुत चालाक आदमी है, उसने आपको झूठ बोला है, नूर ने रूहानसी होकर कहा। पर मुझे उसने कुछ नहीं कहा, अम्मा का इत्मीनान बरकरार था। नूर ने उलझन भरी नज़रों से अम्मा की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या मतलब। मैं समझी नहीं अम्मा। उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर इत्मीनान से बोले, देख नूर, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने से जुड़े रिश्तों से प्यार ना करता हो। प्यार तो इंसान की फितरत में है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई जज्बा नहीं होता सिवाय प्यार के। फितरत उसमें प्यार डालकर भेजती है। जिस तरह वो अपनी माँ की आगोश में जाते ही खिलखिला उठता है, यही प्यार का सबूत है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों से प्यार करने लगता है। इसलिए प्यार हर एक इंसान में है। और तू जानती है, प्यार की अगली मंजिल मोहब्बत होती है। और जैसा कि तूने कहा कि वो तुमसे नफ़रत करता है, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत थी, तभी तो उसकी मुतज़ाद नफ़रत आई। अब ये तुझ पर है कि तू इस नफ़रत का मातम मनाएगी या उसके पीछे पोशीदा मोहब्बत को तलाश करेगी। मगर अम्मा, वो इंतकाम नूर की जैसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। अगर तो इस इंतकाम की आग से खौफज़दा है तो उसको अपनी कमज़ोरी के बजाय अपनी ताकत बना ले, अम्मा ने कहा। मगर वो कैसे? नूर ने नासमझी से पूछा। जैसा कि तुमने कहा कि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो खुद को इस काबिल बनाओ कि लाख चाहकर भी वो तुम्हें एक मामूली सी भी गलती ना तलाश कर सके। अम्मा से बात करके जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया था। अब वो मुतमईन थी और यकीनन आज बहुत अरसे बाद वो पुरसुकून नींद सोने वाली थी। सुबह यूनिवर्सिटी आते ही सबसे पहले सर अफान को अपनी असाइनमेंट जमा करवाई थी उसने। वो नहीं चाहती थी कि उसको पिछली मर्तबा की तरह सज़ा मिले। लेक्चर के बाद वो स्टाफ रूम की तरफ चल दी क्योंकि उसे कुछ सवालों में डाउट था। वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होने ही वाली थी। अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदमों को रोक दिया। सर अफान, क्या ये असाइनमेंट नूर की है? सिकंदर बोला। जी हाँ, उन्हीं की है, सर अफान ने जवाब दिया। सर, क्या आपने इसको अच्छी तरह चेक किया है? क्योंकि ये मुझे इस काबिल नहीं लगी कि इसे फुल मार्क्स दिए जाएं, सिकंदर ने तंज आमेज लहजे में कहा। और ये सुनते ही नूर गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि उसने इस असाइनमेंट को बनाने में कितनी मेहनत की थी। उसके लिए वहाँ रुकना मुहाल हो गया था। वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। अब सच में वो वक्त आ गया था जब वो इस इंतकाम को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाती। तुम्हें क्या लगता है कि सिकंदर, कि तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे हरा दोगे? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मेरी ज़िंदगी है, इसको मैं अपने असूलों के साथ जीऊँगी। अब मैं तुम्हें वो बनकर दिखाऊंगी कि तुम चाहकर भी मुझ में एक मामूली सी कमी या गलती नहीं ढूंढ पाओगे। यकीनन अब खेल की बिसात पलटने वाली थी। एक नए अज़म के साथ वो क्लास में दाखिल हुई थी। यूनिवर्सिटी से वापस आकर उसने सबसे पहला काम जो किया था वो टाइम टेबल बनाने का था। उसने अपनी नींद का टाइम सिर्फ 4 घंटे रखा। अपनी सब किताबों को तरतीब दी, जो सबसे कम पढ़ती थी इनको अलग कर दिया। ये सब कर लेने के बाद उसने सिकंदर को फ़ोन किया। कहाँ हो सिकंदर? उसने छूटते ही पूछा। क्यों, खैरियत? आज अचानक फ़ोन क्यों किया तुमने? उसके इस तरह फ़ोन करने पर वो हैरान हुआ था, क्योंकि उसे हमेशा राशिदा बेगम फ़ोन करती थीं। नूर ने कभी उसको फ़ोन नहीं किया था। हाँ, मुझे पब्लिक लाइब्रेरी जाना है, तुम ले जाओगे या मैं खुद चली जाऊँ? नूर ने निहायत संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैं ले जाऊँगा, मगर अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। ये बात तो तुम सुबह भी कर सकती थी, सिकंदर ने तीखे लहजे में कहा। नहीं सिकंदर, मुझे अभी जाना है। नूर अपनी बात पर अटल थी। उसकी बात सुनकर वो एकदम साकित रह गया। उसने पहली मर्तबा उसको सिकंदर कहकर पुकारा था, वरना वो उसको सिर्फ सर या सर सिकंदर कहकर पुकारती थी। आज उसके लहजे में कुछ अलग बात थी, ऐसा जो उसको हैरानी में डाल रहा था, जो वो हमेशा उसके लहजे में चाहता था। हाउ डू यू? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा। मुझे नहीं लगता मेरा लहजा ख़राब है। नूर का इत्मीनान बरकरार था। बस मुझे कुछ किताबों की अशद ज़रूरत है। अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं अम्मा के साथ चली जाती हूँ। सिकंदर ने मुस्कुराकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, मगर मेरे बगैर जाने का सोचना भी मत। अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नूर को इसका इंतज़ार करते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान वो ऐसे बहुत से सवाल तलाश कर चुकी थी जो उसको क्लास में पूछना थे। 1 घंटे बाद जब वो आया तो अम्मा से इजाज़त लेने के बाद वो उसके साथ चल दी। लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से किताबें नहीं ले सकती थी तुम? सिकंदर ने काटदार लहजे में कहा। हाँ, ले सकती थी वहाँ से भी, मगर वहाँ इंटरनेशनल किताबें नहीं होती।
नूर का इत्मीनान बरकरार था। उस पर सिकंदर ने हैरानगी से देखा मगर बोला कुछ भी नहीं। जल्दी बैठो, हुक्म दिया गया। उसके हुक्म की तामील करते हुए वो फौरन ही बैठ गई। उसकी तवक्को के बरअक्स सिकंदर ने उसको किताबें ढूंढने में बहुत मदद की, बल्कि उसको खुद से मशवरा भी दे रहा था कि उसको किस ऑथर की बुक लेनी चाहिए। घर पहुंचकर नूर ने मरवत में भी उसको अंदर आने की दावत न दी, मगर सिकंदर भी ढीठ बना खुद ही अंदर आ गया। सलाम अम्मा। राशिदा बेगम को सलाम करता वो वहीं उनके पास बैठ गया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कितने दिनों बाद चक्कर लगाया। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम खाना खा के जाओगे, बल्कि मैं तुम्हारी अम्मा और फायजा को भी यहीं बुला लेती हूँ। वो नाक सिकुड़ती अपने कमरे में चली गई। बाहर से आती बातों की आवाज़ों और उसकी मुस्कुराहट को सुनकर वो तिलमिलाकर रह गई। कैसा दोगला शख्स है, उसने सोचा। बहुत देर बाद उसके चले जाने का ख्याल से वो बाहर आई तो उसको वहीं बाहर कुर्सी पर बैठे देखकर एकदम चौंक गई। उसने अम्मा को तलाश किया, अम्मा कहीं पर भी ना थी। उसने किचन में जाकर देखा लेकिन वहाँ भी ना थी। आखिरकार मजबूरन उसी से पूछना पड़ा, अम्मा कहाँ है सिकंदर? सिकंदर ने तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, जैसे कह रहा हो, देखा, मेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती तुम। सिकंदर एकदम कुर्सी से उठा। तुम्हारी अम्मा, वो तो मेरी अम्मा को खाने की दावत देने गई हैं, और कहते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो मुसलसल उसे देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। करीब, बेहद करीब, इतना कि वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। नूर ने हैरानगी से उसको देखा। वो उसके परफ्यूम की खुशबू को अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। उसकी इस कदर कुर्बत से वो एकदम नर्वस हो गई। उसकी वो सारी खुद इत्मीनादी जो शाम से उसके अंदर आन बसी थी, एकदम कहीं हवा हो गई। वो एकदम से उसके करीब हुआ। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस करती उसने एकदम घबराकर आंखें मीच लीं। कुछ देर बाद जब हवास काबू हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। वो उसके सामने नहीं था, अपनी जगह पर बैठा था, वैसे ही कुर्सी पर जैसे अम्मा के साथ बैठा था। नूर के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। ये सब क्या था? कोई हकीकत या ख्वाब? नूर घबराकर जल्दी से अंदर की तरफ भागने लगी। अचानक ही उसका पाँव मुड़ा और वो एकदम से पीछे की तरफ उछलती हुई खिड़की से जा लगी, ऐसे जैसे उसे पीछे से किसी ने खींच लिया हो। उसने मुड़कर देखा तो उसके बालों की चोटी का एक सिरा खिड़की के कुंडे में ऐसे अटक गया था कि अब जब वो चलने लगी तो वो धड़म से पीछे आ गिरे। वो एकदम ही दर से कराह उठी। जब उसने सामने देखा तो सिकंदर कहका लगाकर हंस रहा था। वो अपना दर्द भूल गई और उसकी हंसी में खो गई। आपकी हंसी इस कदर खूबसूरत थी, जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो। वो खो गई थी उसकी हंसी में। इर्द गिर्द से बेनियाज वो भी उसके साथ मिलकर हंसने लगी। इतने में राशिदा बेगम, फरहा बेगम और फायजा के साथ घर में दाखिल हुई। सब अभी तक सूरत हाल को समझने की कोशिश में लगे हुए थे, जबकि नूर बेहद शर्मिंदा हो चुकी थी। सो वो जल्दी से कमरे में चली गई। अगली सुबह वो फिर एक नए अज़्म के साथ तैयार थी। वो बदल चुकी थी। अब उसको सबको बताना था। सर, मुझे कुछ डाउट्स हैं, नूर ने बुलंद आवाज़ में कहा। सिकंदर ने उसकी तरफ देखा, सर अस्बात में हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जी पूछिए। और फिर नूर का बदले अंदाज को सारी क्लास ने महसूस किया। नूर ने सिकंदर की आंखों में देखा, वहाँ एक अलग तासुर था। वो उसको कोई नाम न दे सकी। क्या वो जलन थी? जो भी था, कुछ अलग था। वो दोनों एक दूसरे के तासरात को समझने से कासिर थे। वो बदल गई थी या फिर ये सिकंदर का वहम था? वो पूरे एक हफ्ते से उसको नोट कर रहा था। उसका हर अंदाज अलग था, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर, हाँ, सिकंदर को उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक नज़र आती थी। वो ये तो नहीं समझ पाया था कि ये सब उसका वहम है या हकीकत, मगर तब्दीली वो पहचान गया था। सर अली, क्या आपने मिस नूर में तब्दीली महसूस की? वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। बेशक वो पहले भी बहुत ज़्यादा ज़हीन और अच्छी तालबा थी, मगर मिड टर्म के बाद से वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई हैं। सर अफान की बात पर सिकंदर ने उनकी तरफ देखा तो ये उसका वहम नहीं था, बल्कि सब सच था। उसको यकीन हो गया था, मगर वो इस तब्दीली की वजह समझ ना पाया था। ए लड़की सुनो, सिकंदर ने नूर को कहा, एक हफ्ते के लिए मैंने यूनिवर्सिटी से लीव ली है। मुझे किसी काम से इस्लामाबाद जाना है, इसलिए अब तुम सुबह खुद ही यूनिवर्सिटी चली जाया करना। तुम्हें बस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक रिक्शे वाले से बात कर ली है। तुम और अम्मा सुबह उसी के साथ जाना। तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर वो अम्मा को वापस घर छोड़ देगा। नूर का दिल एकदम उदास हो गया था। जाने क्यों, इस बात को समझने से तो खुद भी कासिर थी। वो कितनी देर उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, मगर
وہ خاموش رہی۔ نور نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید وہ اس کی عادی ہو گئی ہے، اس لیے مایوس ہو رہی ہے۔ اے لڑکی، تم کہاں گم ہو؟ تم نے میری بات سنی یا نہیں؟ کافی دیر بعد سکندر نے اسے دوبارہ پکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، نور نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، اور تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جو اتنا مختصر جواب دیا ہے، بتاؤ جلدی تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ تلملا کر رہ گئی۔ بھاڑ میں جائے، میں کیوں اداس ہو رہی ہوں؟ یہ بہت بدتمیز انسان ہے، نور نے چڑھ کر سوچا۔ اگلے دن اس کا یونیورسٹی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ مہر بھی کئی مرتبہ اس کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ نور، تم ایک بات بتاؤں؟ مہر نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا۔ نور نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، کل پتہ ہے میرے بابا کے ایک بہت اچھے دوست ہمارے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ نور اب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن بولی ابھی بھی کچھ نہ تھی۔ نور نے اس کی طرف گھر کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بول بھی چکو، مسئلہ کیا ہے آخر؟ وہ دراصل وہ مہر اب ہلکا ہلکا شرما بھی رہی تھی۔ مہر، تم بتا رہی ہو کہ نہیں؟ اچھا بتا رہی ہوں، بگڑتے تیوروں کی رانی، مہر نے سلجھو انداز میں کہا۔ اصل میں وہ سر عفان تھے۔ کیا؟ نور نے ایک دم اچھل کر کہا۔ وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ بتاؤ آگے کیا ہوا؟ انکل کیا بات کرنے آئے تھے؟ بس دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ لڑکی، وہ بس نارمل بابا سے ملنے آئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، مہر نے بیچاری شکل بنا کر کہا۔ مہر کی بچی اتنا شرما کیوں رہی تھی پھر؟ نور نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں اس لیے شرما رہی تھی کہ اگر ابھی کوئی بات نہیں ہے تو شاید آگے تو ہو سکتی نا۔ مہر نے ایک مرتبہ پھر شرما کر کہا۔ ایک تم اور ایک تمہارے خیالی پلاؤ۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر کتابیں لے کر بیٹھی رہی۔ بار بار اس کے ذہن میں سکندر کے غصیلے جملے گونج رہے تھے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ دیکھنا سکندر، میں بھی تمہیں دکھا کے رہوں گی کہ نور حیات کسی سے کم نہیں۔ نور کو اس کی بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے پاس نہ ہو کر بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگلی صبح وہ پھر سے بے دلی سے تیار ہو رہی تھی کہ جب اس کو باہر سے سکندر کی موٹر بائک کا ہارن سنائی دیا۔ اس کے اندر ایک دم جوش سا بھر گیا تھا۔ ایک دم دوڑتی ہوئی باہر کی طرف لپکی اور دروازے سے اندر آتے ہوئے سکندر سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہو کیا؟ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ یہ کیسے کسی دوسرے کے گھر میں گھس کر چلے آ رہے ہو؟ لہجہ ویسا ہی تھا، تیکھا، لیکن آنکھوں کی چمک وہ الگ تھی۔ سکندر کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی دوسرے کے گھر میں گھس کر آنے کا، تو بس اسی لیے آیا کہ اماں سے سلام کر لوں اور یہ دیکھ لوں کہ تم تیار بھی ہو کہ نہیں۔ سکندر نے اپنے ویسے ہی ازلی لاپرواہی والے انداز میں کہا۔ بات سن کر سر پٹکتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کو اس بات سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کیوں آج اس کا دل خوشی اور طمانینت سے بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کو تو الجھن اور چڑ ہونی چاہیے تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے اسی سڑیل اور بدمزاج رویے کے ساتھ، وہی جلے کٹے طنز اور باتیں، مگر نور کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ آج اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ کر اسے عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی بائک چلا نہیں اڑا رہا تھا۔ نور نے بہت اعتماد کے ساتھ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سکندر ایک دم چونک گیا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ اے لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، لگتا ہے تمہاری طبیعت اور تمہارا دماغ دونوں ہی سیٹ کرنا پڑیں گے۔ سکندر بدمزہ ہو کر بولا تھا۔ نہیں، آپ بائک بہت تیز چلا رہی ہیں، اس لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ نور نے اپنی عادت کے برخلاف اطمینان سے جواب دیا، مگر ہاتھ نہیں ہٹایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نور نے کہا۔ ہاں پوچھو، سکندر بولا۔ آپ مجھے اے لڑکی کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ آپ مجھے نور کیوں نہیں کہتے؟ نور کا لہجہ بہت ہی زیادہ نرم تھا۔ سکندر کافی دیر تک خاموش رہا، پھر کافی بیزار کن لہجے میں بولا، میں تمہیں کوئی بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، شاید اپنے دل کی بات یا جذبات۔ وہ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے جب نور نے بائک سے اترتے ہوئے اس سے کہا۔ سکندر نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور بولا، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا، تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بائک زن سے بھگا کر لے گیا۔ نہیں سکندر، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میری اتنی حیثیت نہیں، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں واپس آ چکی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ بدل گئی ہے۔ وہ اس کھڑوس انسان کو کوئی خاص جگہ دے چکی ہے، مگر اس کو اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنا تھا۔ اس کو بتا کر خود کو پستی میں گرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو پتہ تھا وہ محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھی ہے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو اپنی طاقت بنائے گی، اس انسان کو بھنک تک نہیں پڑنے دے گی کہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے،
کیونکہ وہ جانتی تھی محبت تو اس نے کی ہے، وہ تو اس سے ہمیشہ کی طرح نفرت کرتا ہے، اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا سوائے دکھ اور اپنی ذات کی تذلیل کے۔ کسی سے محبت کرنا اپنے بس میں نہیں، لیکن اس کے دل کو کسی کونے میں چھپا کر رکھنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ ہاں سکندر، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن یہ بات میں تمہیں خود سے مرتے دم تک نہیں بتاؤں گی۔ پہلے ہی نفرت میں اندھے ہو کر نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہو۔ اگر تمہیں میرے دل کے راز کا پتہ چل گیا تو تم اسے بھی اپنے انتقام کا حصہ بنا لو گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے سکندر، اگر میں حق بجانب ہوں تو تم خود مجھ سے کہو گے کہ نور حیات، تم میری حیات کا مقصد ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کیسے گزر گیا۔ اس ایک سال میں کتنا کچھ بدل چکا ہے۔ وہ کافی بدل گئی ہے جیسے میں نے چاہا تھا، مگر ابھی بھی پوری طرح نہیں بدلی۔ یہ ایک سال تو ایسے گزرا جیسے کوئی فلم چل رہی ہو، اور میں اور نور اس کے کردار۔ ارے آپ لوگ تو بہت کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں۔ چلیں میں آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک سال پیچھے جانا ہوگا۔ ویسے میرے نام سے تو آپ لوگ واقف ہیں، ایک مرتبہ پھر میں اپنا تعارف خود ہی کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سکندر ہے، سر سکندر عرف کھڑوس، بدتمیز، جاہل، لانتی۔ نہیں، یہ میں خود کو نہیں کہتا، نہ ہی میرے محلے میں اس قدر بے عزتی کی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، اور یہ سب کچھ مجھے صرف اور صرف ایک انسان کہہ سکتا ہے، آپ کی میری سب سے پیاری نور حیات، پھر میں کہوں نور سکندر۔ مگر جو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی کہہ نہیں سکتا۔ میں کہہ دوں تو بھی وہ یقین نہیں کرے گی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یقین تو آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہا۔ اف، پتہ نہیں میں لوگوں کو اتنا کھڑوس کیوں لگتا ہوں۔ ارے میں بہت زیادہ شریف اور نیک انسان ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ نور کو رلایا ہے، اس کو تنگ کیا اور باتیں سنائی ہیں؟ ارے نہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ میں نہیں تھا۔ اچھا اب گھرو تو مت، مان لیا میں نے، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اسی لیے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ چلو میرے ساتھ ایک سال پیچھے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں وہ کہانی جس سے وہ نادان لڑکی اب تک نا واقف ہے۔ میں سکندر، جو کہ اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ہمیشہ لاڈ میں پالا گیا، مگر ابا کی وفات کے بعد اماں کو دن رات کام کرتے دیکھا، میرے اندر کا بچہ کہیں اندر ہی دب گیا۔ میں نے خود کو ایک خول میں سمیٹ لیا۔ فائزہ کی شادی کے بعد جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں ایک نام اس قدر گردش کر رہا تھا کہ مجھے اس پر حیرت محسوس ہونے لگی۔ نور حیات، ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا۔ اس سے ملنے کا اشتیاق اس قدر بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی تلاش میں نگاہ کلاس میں تو روزانہ دوڑاتا، مگر وہ کہیں نہ دکھائی دیتی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کو سر عفان نے پنشمنٹ دی ہے۔ خدا کر کے وہ انتظار ختم ہوا، مگر میرے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا۔ اس دشمن جان نے تو میری برسوں کی عزت کو ایک ہی منٹ میں خاک میں ملا دیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ پر تو میں ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، اس لیے بھی کہ مجھے بھری کلاس کے سامنے تھپڑ پڑا تھا۔ حیرت کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ دبلی پتلی نظر آتی لڑکی جو ہوا سے بھی اٹھ جائے، اس میں اتنا زور کہاں سے آیا؟ ایک پل کے لیے میں اشتعال سے بے قابو ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو دیکھ کر میں جان گیا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہار تو میں اسی ہی دن گیا تھا، مگر اس کو بھی ہرانا تھا، اور اس لیے میں نے ماں کو اس کے گھر بھیجا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر سے انکار نہ ہو جائے، مگر اس پگلی کی اماں تو میری اماں سے بھی زیادہ معصوم تھی۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میں ایک پروفیسر ہوں اور اچھی پوسٹ پر ہوں، تو ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فوراً ہاں کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھا۔ جب میں نے راشدہ اماں سے اسے ملنے کی بات کی تو تھوڑا ہچکچائی، مگر پھر مجھے اجازت دے دی۔ اس دن میں نے نور کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھا۔ وہ بہت ذہین تھی، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں ذہانت نہیں، ڈر اور شرمندگی کا ایسا ملا جلا تاثر تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگی، مگر وہ ویرانی جیسے وہ پوری دنیا سے خوفزدہ ہو۔ اس کو واپس ویسا ہی بنانے کے لیے میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں بالکل خاموشی اختیار کر کے 5 سال کے لیے اس سے دور ہوتا، یا پھر اس کو ایسا محسوس کرواتا کہ میں اسے انتقام لے رہا ہوں۔ خاموشی اختیار کر کے دور ہو جانا میرے بس میں نہیں تھا، تو میں نے انتقام والا راستہ چنا۔ اس نے بے حد آسانی سے میرا یقین کر لیا، میرا کام بہت زیادہ آسان ہو گیا، اور اس کو یونیورسٹی سے تھوڑا پیچھے اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا یونیورسٹی میں کسی کو بھی ہمارے نکاح کا معلوم ہو۔
اس طرح ہم بہت سے لوگوں کے لیے گوسپس کا موضوع بن جاتے۔ پھر میں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ باقی تمام مضامین میں اچھی طرح کی پڑھائی کر پا رہی تھی، میرے سبجیکٹ میں اس کی پروگریس بہت زیادہ بری تھی۔ بیوی بعد میں، لیکن وہ میری اسٹوڈنٹ پہلے تھی، اس لیے اگر وہ غلطی کرتی تو میرا اس کو ڈانٹنا لازم تھا۔ یہ سب کسی کے لیے نہیں مگر اس کی بھلائی کے لیے تھا، اور میری محنت بالآخر رنگ لے آئی تھی۔ پہلے سیمیسٹر میں اس نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا، مجھے پوری امید ہے دوسرے میں بھی کرے گی۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے 5 سال بعد میں اس کو گولڈ میڈلسٹ بنتا دیکھوں۔ امید ہے آپ کے سارے شکوے دور ہو چکے ہوں گے مجھ سے۔ کیا کہا؟ ابھی نہیں ہوئے؟ ارے اب کیا رہ گیا ایسا جس کی وضاحت بھی نہیں دے سکا؟ اچھا گھرو تو مت، یاد کرنے دو۔ اے لڑکی، اپنی حد میں رہو، ایسی چیپ حرکتیں کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم پاس ہو جاؤ گی؟ کیا یہ میں نے کہا تھا؟ یہ یا تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ اف، اب گھورو مت، تم لوگ تو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہو۔ سمجھا کرو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات اور احساسات ہیں۔ اگر اس وقت میں اس کو نہ ڈانٹتا تو یقیناً خود پر ضبط نہ کر پاتا۔ شاید میں اس کو بتا دیتا کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت اس کی قربت کی شدت مجھ پر حاوی ہونے لگی تھی، جس کا حصار توڑنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ارے جانے سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ، اب تم لوگ میرے رازدار ہو۔ اس نکچڑی کو مت بتانا جو میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت زیادہ خوشگوار تھی۔ اس نے توقع کے عین مطابق دوسرے سیمیسٹر میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اگر وہ سکندر یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کو ہرا دے گا تو آج وہ جیت گئی تھی۔ آج جب یونیورسٹی آئی تو پھر بہت زیادہ خوش تھی، اور نور کو اس کی خوشی کی وجہ سے معلوم تھی۔ جب بھی سر عفان کے والدین اس کے گھر سے ہو کر جاتے ایسے ہی خوش ہوا کرتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے بابا کے فیملی فرینڈ ہیں، مگر اس بیوقوف کی مسکراہٹ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے وہ کل ہی اس کا رشتہ مانگ کر گئے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ان گزرتے دنوں کے ساتھ سکندر نے اس پر غصہ کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہارا تصور کر چکا ہے اور وہ اس کی جیت پر بالکل خوش نہیں۔ اس کو اس بات سے خوشی بھی ہوتی تھی اور دکھ بھی۔ سکندر سے محبت اس کے اختیار میں نہ تھی، جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ نور کو یقین تھا کہ جس طرح اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی دن بہ دن سکندر کی نفرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اب اس کی زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی تو اس نے خود پر اور اپنی زندگی پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ اے لڑکی، تم آج بھی اتنی دیر سے آئی ہو، تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے تمہیں معلوم ہے نہ؟ مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ سکندر نے اپنا مخصوص روز والا جملہ بولا تھا، مگر نور نے تو جیسے وہ سنا ہی نہیں۔ وہ تو اس کا مشاہدہ کرنے میں مصروف تھی۔ بلیک ڈریس، پینٹ اور وائٹ شرٹ، اور اوپر سے اس کے میسی بال آف کیا۔ اف، کیا قیامت لگ رہے تھے۔ نور تو بس کھوئے ہوئے انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، تمہاری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تم کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کیوں نہیں کرواتی؟ لگتا ہے تمہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلو فوراً۔ سکندر کی بات سن کر بھی وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی اس کو گھورتی رہی۔ یہ تو نور کے روز کا معمول تھا۔ سکندر کو بھی اس کی عادت ہوتی چلی گئی تھی، اس لیے اب وہ کم سے کم ہی بحث کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ پتھر کے ساتھ سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، سو خود ہی بول کر خاموش ہو گیا۔ نور نے بدستور اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ سر سکندر، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ لوگ اسٹاف روم میں موجود تھے جب اچانک سے عفان نے سکندر کو مخاطب کیا۔ جی پوچھے، سکندر نے جواب دیا۔ نہیں، یہاں نہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم یہ بات آپ کے آفس میں چل کر کرتے ہیں، عفان نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ سکندر کچھ پل حیران ہوا مگر پھر اسبات میں سر ہلاتے اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ آفس پہنچ کر سکندر نے سر عفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ… عفان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا یہ بات کرنی مناسب ہے یا نہیں۔ وہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ… سکندر نے اب جھنجھلا کر عفان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے عفان، کھل کر کہو۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مس نور حیات اور تمہارا… عفان نے ایک مرتبہ پھر بات ادھوری چھوڑی۔ اب کی بار سکندر نے تیوری چڑھا کر اس کو دیکھا۔ پوری بات کرو عفان، اس طرح بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سکندر نے ترش لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ سکندر، مجھے اصل میں مس نور حیات کی ایک مدد چاہیے، لیکن مجھے ان سے خود بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے تم سے پوچھنے کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جیسا دکھتے ہو کہ تم دونوں
सिर्फ स्टूडेंट और टीचर हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम लोगों का रिश्ता स्टूडेंट टीचर से बढ़कर कुछ है। मैंने अक्सर छुट्टी के बाद मिस नूर को तुम्हारे साथ बाइक पर जाते देखा है। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, बस मुझे अपना एक काम है, इसलिए मैं तुमसे बात करने पर मजबूर हूँ। अफान की बात पर सिकंदर के कंधे ढीले पड़े। सही समझा, मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का नहीं बल्कि मियाँ बीवी का रिश्ता है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुमने हम पर नज़र कब से रखी है, मगर अब तुम्हारा जो भी काम है मुझे तफसील से बताओ। खुदा का खौफ करो सिकंदर, मैं तुम पर नज़र क्यों रखूंगा? आखिर बस मैंने एक दो मरतबा तुम्हें देख लिया, वरना मेरा तुम पर नज़र रखने का कोई इरादा ना था। अफान की इस बात पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। जैसे ही अफान ने सिकंदर को अपना मसला बयान किया तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। मैं इस बात की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता अफान, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, सिकंदर ने मुस्कुराकर अफान को जवाब दिया। यकीनन अफान ने कोई ऐसी बात की थी जिससे सिकंदर को अफान और ख़ुद में मुशाबत नज़र आई। वो दोनों यकीनन एक ही कश्ती के मुसाफिर थे और उनकी गहरी दोस्ती का आगाज़ यहीं हुआ था। ए लड़की, एक बात तो बताओ, वापसी पर बाइक पर बैठे सिकंदर ने नूर से कहा। नूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बहुत कम ही उससे मुखातिब हुआ करता था। क्या बात है? नूर ने भी जले हुए लहजे में पूछा। तुम्हारी दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है? याद आया, महर। कैसी लड़की है वो, मतलब उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदत के बारे में तो मुझे कुछ बता सकती हो? सिकंदर ने बेहद इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। उसकी बात सुनकर नूर की दोनों आंखें खुली की खुली रह गईं। ना जाने क्यों, मगर सिकंदर का महर के बारे में पूछना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप क्यों पूछ रही हैं उसके बारे में? वैसे ही मैंने सोचा बातें करते सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, सिकंदर ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया, जिसने नूर को आगे लगा दी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उसका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है टीचर्स के बारे में। तुम लड़कियां तो बहुत गॉसिप्स करती हो ना, तो बताओ उसका मेरे बारे में और बाकी टीचर्स मतलब अफान के बारे में क्या ख्याल है? ओह सर, अफान के बारे में तो उसके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। उसके फेवरेट प्रोफेसर सर अफान हैं, और हाँ, वो उनके मुतल्लिक हमेशा बातें करती है। और तुम्हें एक बात बताती चलूँ कि उसके फादर और सर अफान के फादर आपस में फैमिली फ्रेंड भी हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दाल गलने वाली है, नूर ने बहुत गुस्सा भरे लहजे में कहा। उसकी बात पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। ग्रेट। उसकी इतनी लंबी बात के जवाब में सिर्फ सिकंदर ने एक लफ्जी जवाब दिया। अगले दिन सिकंदर और अफान की एक लंबी बातचीत के बाद अब उसके चेहरे पर एक निहायत दिलकश मुस्कुराहट थी। नूर को दाल में कुछ काला लग रहा था, मगर एहतियात के तौर पर अब जो काम उसने करना था वो ये था कि सिकंदर और महर का आमना सामना सबसे कम हो। ये फरीज़ा इस बखूबी निभाया कि अब वो जासूस भी बन चुकी थी। पूरे 5 साल उसने अपनी पढ़ाई पर जितनी तवज्जो दी उतनी ही उसने जासूस बनने पर दी थी। उसके साथ साथ इसने यूनिवर्सिटी की हर लड़की पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। उसकी कहर आलूद नज़र लड़कियों को ये बताने के लिए काफ़ी थी कि इनको सिकंदर से दूर रहना है, और देखते ही देखते ये 5 साल पर लगाते उड़ गए। अब यूनिवर्सिटी को अलविदा कहने का वक्त आ गया था और कोई नहीं जानता था कि अंजाम क्या होने वाला है। 5 साल बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। नूर को पूरा यकीन था कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके और कामयाबी के दरमियान बहुत कम फासला रह गया था। यही तो दुश्मनों को दिखाने का वक्त था कि उन्होंने बहुत उसको हराना चाहा, मगर उसने अपनी मेहनत से सब पा लिया। आज उसने और महर ने अपना लास्ट असाइनमेंट जमा करवा दिया था। एक हफ्ते बाद उनके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे और दोनों बैठी किताबों में मुँह दिए पढ़ने में मसरूफ़ थीं। मिस नूर, आप मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिले, सिकंदर ने नहायत गुस्से भरी आवाज़ में नूर को मुखातिब किया। नूर के साथ साथ महर भी चौंक गई। सिकंदर की खौफनाक आंखों और आवाज़ ने दोनों को खौफजदा कर दिया था। नूर अपने नाकर्दा गुनाहों को याद करते सिकंदर के पीछे ऑफिस की जानिब चल दी। उसको पूरा यकीन था कि आज फिर उसको किसी ऐसी बात के पीछे डांट सुनना पड़ेगी जिसका कोई मकसद और मतलब ना होगा। जब वो ऑफिस में दाखिल हुई तो सिकंदर अपनी चेयर के बजाय सोफे पर बैठा था। उसने नूर को इशारे से अपने साथ बैठने के लिए कहा। वो पहले तो हैरान हुई, फिर उसके साथ आकर बैठ गई। दूसरी तरफ महर को आज सिकंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 5 साल उसने उसकी दोस्त को बिला किसी वजह के टेंशन में डाले रखा था। जब वो दोनों यूनिवर्सिटी से जाने वाली थी, वो आज फिर उसको अपने गुस्से का निशाना बनाने के लिए अपने ऑफिस ले गया था। जब उससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से में भरी सिकंदर के ऑफिस की जानिब बढ़ी। आज उसका इरादा
सारे लिहाज को बालाए ताक रखकर सिकंदर को उसकी असलियत दिखाने का था। नूर निहायत हैरानगी से सिकंदर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आज बहुत नरम सा तासुर था। वो गुस्सा, नफरत और नाराजगी जो हमेशा उसके चेहरे पर नजर आती थी, वो आज कहीं दूर गायब हो चुकी थी। वह हैरानी से सिकंदर की तरफ देख रही थी। जब उसने उसका हाथ थामा, सिकंदर की इस हरकत पर तो नूर साकित रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, मगर अब वक्त आ गया है कि अगर मैंने अब ना बताया तो शायद बहुत देर हो जाए। नूर तो ऐसे साकित बैठी थी जैसे वो किसी पत्थर के मुजस्मे में बदल गई हो। जैसे ही सिकंदर ने उसका हाथ थामा, अपने लबों से लगाया, तो वो होश की दुनिया में वापस आई। नूर को ये भी यकीन नहीं था कि यह हकीकत है या उसका ख्वाब, इसलिए उसने सोचे समझे बगैर एक थप्पड़ सिकंदर के गाल पर रसीद किया। आह सजनी, ये क्या कर रही हो तुम? मालूम है तुम्हारा हाथ कितना भारी है? बिल्कुल भी लड़कियों की तरह नरम व मुलायम नहीं, बल्कि बहुत भारी है। पहली मर्तबा भी मेरा गाल सूज गया था और ठीक होने में पूरे 3 दिन लग गए थे, और अब फिर? नूर पर तो आज इंकशाफात की बारिश हो रही थी। उसने हैरानी से एक ट्रांस की सी कैफियत में ये लफ्ज़ अदा किया, सजनी। उस पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें ए लड़की क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से सजनी कहना चाहता था, मगर कह नहीं सकता था। शायद तब से जब तुम्हारा मुझसे पहली बार सामना हुआ था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। सिकंदर ने अपनी बात में 1 मिनट का वक्फा लिया। उसका इंतज़ार करने के बाद नूर ने उससे पूछा, क्या बताना चाहते थे आप सजनी? मैं हारा तुझसे। उसकी बात पर नूर की आंखें शर्म से झुक गईं। वो आज बहुत हसीन लग रही थी। सिकंदर ने शुरू से लेकर आखिर तक उसको सारी बात बताई और अपने दिल का हाल भी। सिकंदर के इकरार के बाद नूर को यकीन हो चला था कि वो इस सफ़र में अकेली ना थी। उसको भी यही वक्त मुनासिब लगा, तो उसने भी अपने दिल का हाल सिकंदर को बयान कर दिया। सिकंदर उठा और अपने मेज़ की दराज से एक कलम निकाल कर उसके पास आया। ये मेरा लकी पेन है, फ़िलहाल के लिए तो मैं यही दे सकता हूँ। फिक्र मत करो, रुखसती के बाद मैं बहुत से तोहफ़े दूंगा। 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत से तोहफ़े खरीदे, मगर तुम्हें दे ना सका। सिकंदर की बात पर नूर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। 5 साल सब्र और शुक्र के बाद इतना तो हक बनता है। ये कहकर सिकंदर ने उसको अपनी तरफ खींचा। काफ़ी देर के बाद जब उसको आज़ाद किया तो वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ भागी। आने वाला सफ़र यकीनन बहुत खुशगवार होने वाला था। महर को यकीन था जब वहाँ पहुँचेगी तो नूर रो रही होगी, मगर वहाँ पहुँचकर उसने जो मंजर देखा तो हैरान रह गई। नूर रो तो रही थी, मगर साथ में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। सिकंदर उसका हाथ थामे उसे कुछ बता रहा था। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। सब देखने और सुनने के बाद महर को यकीन नहीं आया कि उसकी सहेली ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। जब नूर बाहर आई तो बाहर महर को देखकर एकदम हैरान रह गई। महर ने सब कुछ देख और सुन लिया था। नूर को देखते ही महर एकदम गुस्से से पलट गई। एक नया इम्तिहान उसके लिए तैयार था। अब उसको अपनी अजीज़ सहेली को भी मनाना था। महर उससे बाकायदा उठक बैठक करवा रही थी। महर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जबकि नूर के चेहरे पर शर्म और शर्मिंदगी के मिले जुले तासरात थे। ये क्या हो रहा है गर्ल्स? अफान की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। कुछ नहीं सर, मैंने अपनी सहेली से एक बात छुपाई थी जिसकी सज़ा अब ये मुझे इस तरह दे रही है, नूर ने बेबसी से कहा। अच्छा, महर को भी अब आपकी और सिकंदर की शादी के बारे में पता चल गया है? अफान की बात पर नूर ने उस पर एक हैरान और महर ने एक खूनख्वार नज़र नूर पर डाली। अच्छा, इनको भी पता था और अनजान थी तो सिर्फ मैं, महर ने सदमे में कहा। वैसे मिस महर, आज शाम को मैं बाबा के साथ आपके घर आऊँगा। आप ये सब बातें मिस नूर को बता दीजिएगा, वरना शायद आपका भी कल यही हाल हो। ये कहकर अफान रुका नहीं बल्कि फ़ौरन ही चला गया। उसकी बात का मतलब समझते ही जैसे पहले शर्म ने नूर के चेहरे पर अहाता किया था, अब उसने महर के चेहरे का अहाता कर लिया। नूर महर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी तो महर उछलकर उसके गले लगी। फूलों पर मचलती तितलियां भी इनको देखकर मुस्कुरा दी। बेशक अब ये बहार उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली थी।